हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की जो हमारी साइंस की एनसीईआरटी है उसके चैप्टर नंबर 5 को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये एक बायोलॉजी का चैप्टर है जिसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ एनिमल्स, उनके बेसिकली लाइफ के चलने वाले प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजरली 4 प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है न्यूट्रिशन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा होता है रेस्पिरेशन और चौथा होता है एक्सक्रीशन। इसको डिटेल्ड तरीके से समझेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। तो दोस्तों, दिस इज माय कैट चीची। चीची नाम है इसका। और जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं और मेरे पास यहाँ पर प्लांट भी है। तो रियलिस्टिक एग्जांपल से हम समझेंगे कि ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे अपने लाइफ के प्रोसेसेस को कैरी आउट कर पाते हैं, है ना। तो चीची अभी थोड़ी सी नर्वस हो रही है। चीची हाय तो बोल दो एटलीस्ट सबको, हेलो। चलो चीची को सोने देते हैं, ठीक है। चीची थकी हुई है। अच्छा, छोड़ रहा हूँ, बाय तो बोल दो सबको, टाटा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस का अपना चैप्टर, ठीक है। बाय कर दो, टाटा। तो दोस्तों, चीची से आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है और धीरे धीरे चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हुए मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सारी चीज़ों से फैमिलियर करवाऊंगा। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की सारी चीज़ों को हम डिकोड करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज है, वहाँ पर आपको कुछ ना स्टोरीज दे रखी हैं और उन स्टोरीज में सबसे पहली चीज़ ये है कि दोस्तों, आप पहचानोगे कैसे कि कोई भी जो चीज़ होती है, इंसान है या फिर प्लांट्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो जब अलग अलग अपने मूवमेंट्स को कैरी आउट कर रहे होते हैं लाइफ में, अलग अलग एक्टिविटीज़ को कर रहे होते हैं बेसिकली, तो आपको कैसे पता लगता है कि वो जिंदा हैं या वो मर चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, इसको सबसे पहले समझते हैं। देखो, एक डॉग जो है वो भाग रहा है, सेम टाइम पर एक जो डॉग है वो सो भी रहा होता है। एक गाय जो है वो चारा चबा रही है, एक गाय जो है वो सो रही है, एक आदमी जो है वो चिल्ला रहा है और एक आदमी जो है वो सो रहा है, ठीक है। अब अगर हम इन 3 प्रोसेसेस की बात करें कि डॉग जो है वो भाग रहा है, गाय जो है वो चारा चबा रही है और एक आदमी बड़ी ज़ोर ज़ोर की चिल्ला रहा है, आप कैसे कहोगे कि ये लिविंग क्रिएचर्स हैं? ये इस टाइम पर जब ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो ये जिंदा हैं। डेफिनेटली आपको इनकी बॉडी के अंदर किसी ना किसी प्रकार की एक मूवमेंट दिख रही है और वो मूवमेंट आप बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से नोटिस कर सकते हो। वहीं पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन वाली बात यह आ जाती है जब हम किसी को लिविंग या फिर नॉन लिविंग बोल देते हैं, नॉन लिविंग नहीं, बेसिकली डेड बोल देते हैं, जब स्लीपिंग वाली एक्टिविटी हो रही है। अब डॉग अगर सो रहा है, गाय सो रही है और एक इंसान जो है वो सो रहा है, तब भी आपको पता लग जाता है कि मरे नहीं है, ये जिंदा है। क्यों? जब वो सो रहे होते हैं, जैसे मतलब मान लो कि आई एम स्लीपिंग, तो सोते हुए मेरी बॉडी की कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही होती है। एटलीस्ट मेरा स्टमक जो है उसके अंदर मूवमेंट हो रही होगी, मेरी छाती के अंदर मूवमेंट हो रही होगी। सिमिलरली काऊ के साथ भी ऐसा होगा, बफेलो के साथ भी ऐसा होगा और डॉग के साथ भी ऐसा होगा। तो यानी कि इन सब एग्जाम्पल से आप ये चीज़ समझ सकते हो, आप एक चीज़ को डिनोट कर सकते हो कि हम किसी भी चीज़ को जिंदा तब तक बोलते रहते हैं जब तक उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की हमें उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक मूवमेंट दिखती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ मूवमेंट के बेसिस पर किसी को जिंदा या मरा हुआ बोलना काफ़ी है क्या बायोलॉजी के अंदर? इसको अभी हम थोड़ी देर के अंदर डिकोड करेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसके आगे समझते हैं हम। यहां पर दोस्तों आपकी एनसीईआरटी के अंदर ना एक लाइन दे रखी है, काउ च्यूइंग कर्ड। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको डिकोड करते हैं, समझते हैं इसको
कि यहां पर कर्ड का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है, हम इंसानों के अंदर और बहुत सारे पृथ्वी पर जो जानवर हैं उनके अंदर एक ही स्टमक होता है। अब आप ये बोलोगे कि सर एक ही स्टमक होता है सबके अंदर, हम जानते तो हैं एक ही स्टमक होता है। सबके अंदर नहीं दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स के अंदर एक ही पेट होता है। खाना खाएंगे वो ऑर्गेनिज्म, जैसे हम इंसानों का एग्जांपल ले लेते हैं, इंसानों ने खाना खाया, पेट में जाकर वो डाइजेस्ट हुआ, अब दोबारा पेट में जाने के बाद वो बाहर नहीं निकल सकता। एक ही प्रोसेस है, अगर आपको वॉमिटिंग आ जाए, अगर आपको उल्टी आ जाए तो वो कंप्लीट तरीके से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो कैटल्स होते हैं या कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अभी मैं आपको उसका नाम बताऊंगा, उनके अंदर क्या होता है, स्टमक एक से ज्यादा होते हैं। और एक स्टमक का काम ये होता है कि जब मान लो फॉर एग्जांपल काऊ ने घास खाई या अपना चारा खाया, उसको पेट में ले जाने के बाद वो सबसे पहले तो उसको पूरा चबाए बिना पेट में ले जाते हैं, अपने फर्स्ट स्टमक के अंदर ले जाते हैं, दोबारा से बाहर निकालते हैं, मुंह तक लेकर आते हैं, और फिर जब उनको फ्री टाइम मिलता है अपना, तब दोबारा उसको चबाकर फिर अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। इस चीज को हम कर्ड कहते हैं। जैसे घास है वो गाय के द्वारा खाई गई, और पहले तो इसने मोटे मोटे फाइबर वाली जो ग्रास है उसको चबा लिया, अपने फर्स्ट स्टमक के अंदर रख लिया। जब इसको फ्री टाइम मिला कि ग्वाला आया, दूध निकालने वाले पर्सन को ग्वाला कहते हैं, उसने दूध निकाल लिया इसका, इसको नहला धुला दिया, अब ये तबेले में अपने आराम से बंधी हुई है। अब इसको ये रियलाइज हुआ कि यार मैंने सुबह ना मोटा फाइबर वाला एक अनाज खाया था, या फिर मैंने ग्रास खाई थी, वो अच्छे से भी डाइजेस्ट नहीं हो पाई है मेरे पेट के अंदर। इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है, एक कैपेबिलिटी होती है गाय भैंसों के अंदर कि दोबारा से ये अपना जो खाना है ये माउथ तक ले आते हैं और उसको दोबारा चबाना शुरू कर देते हैं। और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम कर्ड कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं अच्छे तरीके से। तो एक ऐसा फूड जिसको काउस या दूसरे सिमिलर एनिमल्स जो हैं वो अपने स्टमक से अपने माउथ तक दोबारा से ले आते हैं फिर से खाने के लिए उसको, इन ऑर्डर टू ईट दैट अगेन, उसको हम कर्ड बोलते हैं। तो कर्ड है क्या? है तो ये घास ही जो इसके पेट में चली गई थी, लेकिन दोबारा इसके मुंह तक आ गई। तो ये कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड नहीं होता गाय भैंसों के पेट के अंदर, ये एक पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है जो कि रिगर्गरेट होता है। रिगर्गरेट वर्ड का ये मतलब होता है दोस्तों कि पेट में एक बार जाने के बाद वो दोबारा मुंह तक आ जाता है, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट स्टमक। और जो पहला स्टमक होता है ऐसे एनिमल्स के अंदर, उसको हम र्यूमन कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है उसको हम र्यूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। अब ऐसे एनिमल्स का एग्जाम्पल क्या है? जैसे काउस हो गए, शीप, डियर, इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि सेकेंड टाइम ये दोबारा ज्यादा फाइबरस वाले प्लांट्स को या फूड को मुंह तक दोबारा लेकर आकर चबाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग र्यूमिनेशन कहते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम लोग र्यूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं, या फिर इसके लिए एक फ्रेज यूज करा जाता है जिसको हम कहते हैं चूइंग द कर्ड। जिसकी वजह से ये होता क्या है, कुदरत ने ऐसा नियम इनके साथ क्यों बना रखा है कि इनको एक से ज्यादा पेट दे रखे हैं, और एक टाइम पर अगर इनको चारा मिला, घास मिली, तो एक बार उन्होंने पेट में रख लिया उसको, जब इनको फ्री टाइम मिला दोबारा माउथ तक लेकर आकर उसको चबाने लगी है, ताकि ये जो टफ फाइबर वाले जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर मोटा फाइबर होता है जो इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है एक दो बार चबाने से, उसको ये अच्छे से दोबारा से माउथ तक लाकर अच्छे से ब्रेक डाउन कर सके। जैसे मतलब मान लो फाइबर काफी ज्यादा मोटा है तो उसको मल्टीपल टाइम चबाने के बाद छोटा 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 करके ये उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। ये है पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कर्ड का, ठीक है। तो यहां पर जो मैं आपको फर्स्ट स्टमक के बारे में बता रहा था कि गाय भैंसों के अंदर, कैटल्स के अंदर ये फर्स्ट स्टमक होता है, तो उसको आप यहां से देख सकते हो। ये देखो एक काऊ है, इसने यहां पर ग्रास को खाया और ये इसके पेट तक गई, घास जो है इसके पेट तक गई, और ये वाला जो पार्ट है, देखो ग्रीन कलर को देखना, फॉलो करना, ये घास है यहां तक आई, और ये वाला जो इसका हिस्सा है, ये वाला जो पेट का ये जो इसका हिस्सा है, ये होता है र्यूमेन।
ये होता है गाय भैंसों के अंदर, कैटल्स के अंदर फर्स्ट स्टमक। तो पहले घास को खाकर अच्छी तरीके से नहीं चबाया, पहले एक तरीके से उसको निगल कर र्यूमन के अंदर रख लिया, पहले पेट के अंदर रख लिया। जब टाइम मिलेगा र्यूमन से दोबारा माउथ तक ये गाय इसको ले आएगी, ठीक है। काउ, बफेलो, कैटल, शीप कुछ भी हो सकते हैं, वो उसको मुंह तक ले आएंगे, दोबारा अच्छे से चबाकर उस फाइब्रस ग्रास को ब्रेक डाउन करके उसका दोबारा से उसको चबाने लग जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये वाली क्लैरिटी आपको अच्छी तरीके से मिल गई होगी। कुछ और बातें भी समझते हैं कर्ड के बारे में। इसका पर्पस क्या होता है कर्ड का? ये बेसिकली अच्छी तरीके से डाइजेशन में मदद करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिसमें ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। ऐसी डाइट जो कि ऐसे रूमिनेंट एनिमल्स खाते हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा है, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है ताकि ये अच्छे से इनका खाना जो है इनके पेट में जाकर पच सके। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, रूमिनेंट्स जो है पहले तो घास फूस को या जो भी वो खाते हैं उसको क्विकली खा लेते हैं, उस फूड को अपने पहले स्टमक रूमेन के अंदर स्टोर कर लेते हैं, बाद में दोबारा मुंह तक ले आते हैं उसको, सलाइवा के साथ वो चीज़ मिक्स हो जाती है और दोबारा से उसको चबाने लग जाते हैं। अब ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एनिमल्स करते हैं, जैसे ये जो घास फूस है ये खाया, ठीक है, ये वाली एक्टिविटीज़ कौन कौन से एनिमल्स करेंगे, जैसे कैटल। कैटल दोस्तों को एक एनिमल नहीं होता, सींग वाले एनिमल्स को हम कैटल बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें काउज आ जाते हैं, बफेलोज आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जैसे कैटल है, जिराफ के अंदर ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी, शीप्स के अंदर, गोट्स के अंदर और डियर्स के अंदर। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने अच्छे से पीपीटीज में लगा रखी है ताकि जब आप क्विकली रिवाइज करो तो स्क्रॉल करते हुए आपकी जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट दोस्तों, कुछ आया है उत्तर प्रदेश से। पार्सल आया है? कहाँ से आया है? उत्तर प्रदेश, यूपी से। दोस्तों एक पार्सल आया है, किसी ने पार्सल भेजा है, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। मेरे चाहने वालों ने किसी ने मुझे यूपी से भेजा है। दोस्तों बचपन से मेरी जो तमन्ना थी वो किसी ने पूरी कर दी आज। आई हैव रिसीव्ड अ डॉल। मुझे एक डॉल भेजी है किसी ने, मेरा कोई चाहने वाला होगा और उसको पता लग गया होगा कि बचपन से मेरी एक दिली तमन्ना थी कि मुझे एक डॉल चाहिए थी, तो किसी ने मेरे लिए एक डॉल भेजी है। और सुंदर है ये काफ़ी, इसकी चोटी भी है देखो, और जूते वगैरह भी इसने अच्छे से पहन रखे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है एंड फेस बहुत ही ज़्यादा मासूम है। आई होप जिसने भेजी है उसका फेस भी ऐसे ही वैसे मासूम दिखता तो है लेकिन वो है नहीं मासूम, तो इसका फेस तो लेकिन मासूम है ना। तो दोस्तों आपसे एक हेल्प चाहता हूँ मैं, इस डॉल का एक नाम आप मुझे सजेस्ट करिए। हम लाइव प्रोसेसेस के चैप्टर में इसको यूज़ करेंगे। किसी को शायद से पता लग गया होगा कि लाइव प्रोसेसेस का चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है, मैं उसकी क्लासेस लेने वाला हूँ। तो किसी ने ये चाहने वाले ने मेरे डॉल भेजी है मुझे, तो कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट करो कि हम इसका नाम क्या रख सकते हैं इसके मासूम चेहरे को देखते हुए, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी क्यूट। तो अभी के लिए मैं इसको रख देता हूँ। चलती क्लास में देख रहे हो यार लोग यार डॉल भेज रहे हैं मेरे को यार, प्यार देखो प्यार मुझसे। तो अब हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। चलो ठीक है, जानवर और इंसानों के बारे में वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, सो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हुए इनफैक्ट अगर इंसान और जो जानवर हैं वो सो भी रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पेट में ना मसल होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, वो जब मूव करेगी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उसका होता है, आगे चलकर मैं आपको समझाऊंगा। तो हमारा जो चेस्ट होता है सोते हुए या जो पेट होता है वो मूव करता है ना, जैसे एक हवा होती है ना फुटबॉल के अंदर जाती है, पंप इन पंप अप, पंप इन पंप अप, ऐसे करके हमारा पेट वगैरह, चेस्ट वगैरह, छाती वगैरह हमारी फूलती है ना। और कंप्रेस, उसके अंदर एक कंप्रेशन होता है, एक एक्सपेंशन होता है। तो उससे हम ये भी पता लगा लेते हैं कि सोता हुआ जो व्यक्ति है या जो जानवर है वो जिंदा है।
लेकिन प्लांट्स के बारे में हम कैसे पता लगाएं कि वो जिंदा हैं? प्लांट्स को भी तो हम कहते हैं ना कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम इस चीज़ को प्रूव कैसे करें कि प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो प्लांट्स को तो हम बाद में प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ये जो सीड्स हैं, जो बीजे हैं, बीजे अगर डालोगे मिट्टी के अंदर और फिर उसको एक सही से टेम्परेचर अगर मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, पानी डालोगे, तभी तो वो आगे चलकर एक प्लांट या फिर एक ट्री बन पाएगा। तो ये जो सीड्स हैं, सबसे पहले तो सवाल ये उठता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीड्स क्या एक लिविंग थिंग है कि नहीं है? कमेंट सेक्शन में एक बार के लिए आप मुझे बताओ कि जो सीड्स हैं वो लिविंग थिंग होती है कि नहीं होती है। ठीक है, आगे चलकर आंसर तो अभी मैं 2 मिनट में बता ही दूंगा, एक बार खुद से कोशिश करके देखो। तो सीड जो है वो आगे चलकर, ये जो बीज हम मिट्टी के अंदर डालेंगे तो ये अंकुरित होंगे, यानी कि जर्मिनेट होंगे, है ना। धीरे धीरे कर ये छोटा सा एक सैपलिंग बनेगा, एक पौधा बनेगा, फिर इससे हमारे पास प्लांट्स आएंगे। अल्टीमेटली ये वाले जो प्लांट्स हैं, ये आगे चलकर ट्रीज बनने की भी पोटेंशियल रखते हैं। सारे प्लांट्स ट्रीज नहीं बन पाते, लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं वो ट्रीज बन पाते हैं। जैसे तुलसी का पौधा होता है, तुलसी का पेड़ नहीं होता। तुलसी पौधे तक ही सीमित रह जाती है हमारे घरों में, जो हम हिंदुज़म रिलीजन के अंदर पूजनीय मानते हैं जिस प्लांट को, तुलसी माता, वो पेड़ नहीं बन पाता, वो पौधे ही रहता है ना। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है प्लांट्स को लेकर, कि वो लिविंग है कि वो डेड है, तो आप कहोगे कि सर हमें ना प्लांट्स के अंदर ये जो ग्रीनरी देखने को मिलती है, इनकी जो पत्तियां हैं ये ग्रीन कलर की है, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं। अब अगर ग्रीनरी ही आपके लिए लिविंग प्लांट्स को लिविंग थिंग डिनोट करने का क्राइटेरिया है, तो यहाँ पर एक दिक्कत है, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि बाय डेफिनेशन प्लांट्स हैं, लेकिन उनकी पत्तियां ग्रीन नहीं होती हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, जैसे कोलियस प्लांट और क्रोटॉन प्लांट। अगर आप इनकी पत्तियों के कलर देख पा रहे हो, ग्रीन तो कहीं से भी नहीं है। क्रोटॉन प्लांट के अंदर कुछ पत्तियां ग्रीन हैं, कोलियस के अंदर तो एक भी आपको ग्रीन नहीं दिख रही है। इसका जो कलर है रेडिश, पिंकिश, पर्पलिश कलर की आपको ये पत्तियां दिख रही है ना। अब इसका मतलब ये है कि जो ग्रीनरी है, सिर्फ अगर आप ये देख रहे हो कि कोई पेड़ पौधा हरे कलर का है, उसकी पत्तियां ग्रीन कलर की हैं, तो वो लिविंग पेड़ होगा, अदरवाइज वो डेड होगा, ये क्राइटेरिया इनफ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये है जो मैंने आपसे पूछी थी कि जो सीड्स हैं क्या वो लिविंग हैं या फिर वो नॉन लिविंग होते हैं। देखो दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। कोई भी नॉन लिविंग जो क्रिएचर होगा या नॉन लिविंग थिंग होगा, वो कभी किसी लिविंग थिंग को तो जन्म दे नहीं सकता। अगर सीड्स को हम नॉन लिविंग बोल भी दें, एक बार के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि सीड जो है वो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग अगर सीड है तो ये पूरा का पूरा सैपलिंग, प्लांट और ये ट्रीज और ये जो जर्मिनेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, जब प्लांट्स को हम लिविंग क्रिएचर कहते हैं, तो ये सीड्स लिविंग क्रिएचर कैसे बना सकते हैं? तो डेफिनेटली जो सीड्स होते हैं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सीड्स भी एक लिविंग क्रिएचर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलकर हम इसके बारे में बात करेंगे। अब प्लांट्स के अंदर, बैक टू आवर क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि प्लांट्स के अंदर आप कैसे कह सकते हो, प्लांट्स के स्ट्रक्चर को देखते हुए ग्रीनरी वाली चीज तो देखो दोस्तों हमारी फेल हो गई कि सिर्फ ग्रीन कहकर आप ये डिनोट नहीं कर सकते कि एक प्लांट लिविंग है कि नॉन लिविंग है, वो जिंदा है कि वो मर गया है, क्योंकि कुछ प्लांट्स मैंने आपको ऐसे भी देखा है जिनकी पत्तियां हरे कलर की नहीं होती है ना। तो आप ये कहोगे कि सर ग्रोथ को हम मान सकते हैं कि जो ये सीड थे ये स्टेज 1 के अंदर ऐसे थे और स्टेज 2 के अंदर जर्मिनेट होने के बाद ये फिर एक सैपलिंग बने स्टेज 3 के अंदर, और फाइनली स्टेज 4 के अंदर ये प्लांट्स बन गए, और स्टेज 5 के अंदर ये पूरे के पूरे प्रॉपर तरीके से एक जो ट्रीज हैं वो भी बन सकते हैं। तो आपका एक क्राइटेरिया ये हुआ दिमाग के अंदर कि सर ग्रोथ एक वन ऑफ द डिटरमाइनिंग फैक्टर हो सकता है प्लांट्स को ये डिनोट करने के लिए कि प्लांट्स जो हैं उनकी क्योंकि ग्रोथ हो रही है इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। चलो ठीक है, अभी के लिए हम इतना मान लेते हैं, आगे चलकर इसको और अच्छे से डिकोड करते हैं। सबसे पहले सीड के बारे में बात करते हैं, जो एक कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है। क्या जो सीड है वो जिंदा है? तो देखो, सीड जो है उसको हम लिविंग थिंग ही मानते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि यस, सीड जो है
वो एक लिविंग क्रिएचर ही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो सीड है ये अगर किसी पौधे को बनाने की दम रख रहा है तो ये नॉन लिविंग कैसे हो सकता है? मरी हुई चीज से कभी भी एक लिविंग क्रिएचर कैसे पैदा हो सकता है? कुदरत का ये नियम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सीड्स लिविंग है, इसलिए क्योंकि वो लिविंग है इसलिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी कि प्लांट को जन्म दे पाते हैं। ठीक है, लेकिन सीड्स में है क्या? ये एक डोरमेंट एम्ब्रॉयो है, यानी कि जैसे हम एम्ब्रॉयो वर्ड का इस्तेमाल जब माँ की कोख में बच्चा जस्ट आया होता है, मेल के स्पर्म और फीमेल के एग के साथ फ्यूजन करता हुआ जब एक फीमेल की वॉर्म के अंदर माँ की कोख के अंदर बच्चा जब आता है तो उसको हम एम्ब्रॉयो कहते हैं ना। वैसे ये जो सीड है ये अभी एम्ब्रॉयो है। इस सीड के अंदर कितना छोटू सा देखो एक ये सीड है, इतना बड़ा इसका साइज है ना, नाखून के बराबर इतना बड़ा इसका साइज होता है। लेकिन एक सीड के अंदर सोचो जरा कितनी बड़ी पोटेंशियल है कि पूरा का पूरा एक पेड़ बनने की दम रखता है एक सीड। ठीक है, अब यहां पर इसके अंदर हमें कोई विजिबल साइंस तो नहीं देखने को मिलते लाइफ के, यानी कि सीड ना मूव कर रहा है ना अभी उसकी कोई ग्रोथ हो रही है। लेकिन कुछ टाइम के लिए अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो अभी तो उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही, अभी तो उसके अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन सीड्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती रहती है, सीड्स रेस्पायर करते हैं और वो जिंदा रहते हैं जब तक वो अंकुरित ना हो जाएं और उनको कुछ फेवरेबल कंडीशंस ना मिल जाए। फेवरेबल कंडीशन जैसे फॉर एग्जांपल सनलाइट मिले उनको प्रॉपर तरीके से, उनको वाटर मिले। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस अगर अच्छे तरीके से अगर उनको सीड्स को मिलती है, ठीक है, तो सीड एक पोटेंशियल रखता है एक पौधा बनने का या एक पेड़ बनने का। और बात करते हैं जरा इसके बारे में, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो सीड्स के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया एक लिविंग एम्ब्रॉयो है। सीड अपने अंदर होल्ड कर रहा है एक बेबी प्लांट को। अभी वो बाहर नहीं निकला है, जर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन वो होल्ड कर रहा है, उसके अंदर एक पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये केपेबल है, इसके अंदर एक केपेबिलिटी है अंकुरित होने के लिए, जर्मिनेट होने के लिए, कि यानी कि वो सीड टूटेगा, धीरे 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 करके उसके अंदर से जो रूट का जो मैकेनिज्म है वो बाहर निकलेगा और वो एक फुली ग्रोन प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा आगे चलकर। अभी सीड को जब किसी भी चीज को बीजा बोलते हो, जो किसी भी प्लांट का बीज होता है, वो कौन सी स्टेज के अंदर होता है? वो एक डोरमेंसी या हाइबरनेशन की स्टेज के अंदर होता है। हाइबरनेशन वर्ड दोस्तों आपने बचपन में साइंसेस में सुना होगा, वो हम भालू के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे भालू की क्या आदत होती है कि जो बियर होता है भालू, वो 6 महीने सर्दियों के दिनों में क्या करता है, अपना खाना वगैरह स्टोर कर कर गुफा में रख लेता है, उसको खाता रहता है और आराम से कुंभकर्ण की तरह खर्राटे मारकर सोता रहता है। उस भालू के उस नेचर को हम लोग कहते हैं हाइबरनेशन। सिमिलरली ये भी जो सीड है ये अभी एक डोरमेंसी की स्टेज पर है, यानी कि ये अभी एक हाइबरनेशन के प्रोसेस में है। इसके अंदर से अभी कोई पौधा या जो कोई पेड़ है या छोटा सा कोई सैपलिंग है या जर्मिनेशन का थोड़ा सा भी एक कोई प्रूफ है, वो भी बाहर आया नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी नहीं आया तो फ्यूचर में नहीं आएगा, आ सकता है, पोटेंशियल है उसके अंदर। तो सीड जो होते हैं वो स्लीपिंग मोड के अंदर होते हैं, यानी कि वो एक डोरमेंट स्टेट के अंदर होते हैं, या उसको हम हाइबरनेशन का प्रोसेस भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो तरीके से मेटाबॉलिज्म शो करते हैं सरवाइव करने के लिए। आगे चलकर उनका मेटाबॉलिज्म रिएक्शन फास्ट हो जाता है अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिले, सही कंडीशंस मिले। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर सही तरीके से उनको वाटर दिया जाएगा, सही तरीके से उनको सनलाइट मिलेगी, सही तरीके से अगर उनको टेम्परेचर मिलेगा, ये सारी की सारी कंडीशंस अगर राइट तरीके से सेट होंगी तो ट्री जो है, जो सीड है वो आगे चलकर ट्री बनने की पोटेंशियल रखता है, यानी कि उसके अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब सीड जो है, ध्यान से सुनना ये वाला फैक्ट, जो सीड्स होते हैं वो इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। अब यहां पर आकर हमारी बायोलॉजी की नॉलेज जो है, जो साइंस की जो नॉलेज है, उसको एक झटका मिलता है। कैसे? बचपन से मुझे स्कूल के टीचरों ने यह सिखाया था कि जो इंसान हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। प्लांट्स में उल्टा होता है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जो प्लांट्स ऑक्सीजन को छोड़ते हैं वही हम ह्यूमन बींग्स इनटेक करते हैं और CO2 को छोड़ देते हैं, और जो हम CO2 ह्यूमन बींग्स छोड़ते हैं वो प्लांट इनटेक कर लेते हैं, यानी कि उल्टा होता है दोनों में। सीड्स में दोस्तों
इंसानों की तरह प्रोसेस चल रहा होता है। सोच के देखो, आपको हो सकता है ये वाला फैक्ट पहली बार सुनने को मिला हो। नॉर्मल प्लांट्स के अंदर तो यही होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मान लो कि एक सीड है, ये एक प्लांट है। सीड के अंदर क्या, प्लांट के अंदर क्या होता है, CO2 जो है उसके अंदर से जाएगा, बाहर निकलेगा O2, और उस O2 को हम इनटेक करेंगे। इंसान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। सिमिलरली जो सीड है, जब वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट कर रहा होता है तो वो इंसानों की तरह बिहेव कर रहा होता है, यानी कि O2 को ले रहा होता है और CO2 को छोड़ रहा होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे, ये सीड आगे चलकर प्लांट बनने की, ट्री बनने की पोटेंशियल रखता है, और प्लांट और ट्री का तो नेचर हम जानते हैं, वो इंसानों से रेस्पिरेशन का उनका प्रोसेस बिल्कुल अपोजिट होता है, कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को इनटेक करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। लेकिन आप कह रहे हो सर जो सीड है वो इंसानों की तरह बिहेव करता है, तो जी हाँ, सीड जो है वो एक्टिवली रेस्पिरेशन को शो करते हैं। दे रिलीज, देखो जैसे हम इंसान रिलीज करते हैं ना CO2, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि उनका एक की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये चीज होती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर रिलीज जो होता है, ट्रीज के अंदर जो रिलीज होता है वो O2 रिलीज होता है, लेकिन सीड्स तो CO2 रिलीज कर रहे हैं। अभी इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा दोस्तों, NCERT के पहले पेज के अंदर इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन एग्जाम का जो नेचर है ना थोड़ा सा चेंज होता चला जा रहा है, तो मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ। एक तो अगर आपके दिमाग के अंदर कोई क्यूरियोसिटी वाले सवाल आते हैं तो इससे उसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, हर एक चीज़ की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको अच्छे से रहेगी तो एग्जाम में आप बियॉन्ड द NCERT आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हो, और MCQs को सॉल्व करते हुए या केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसको एड्रेस करते हुए आपको 1% कोई डाउट नहीं आएगा मन में। इसलिए ये सब चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है वायबिलिटी। सीड जो होते हैं वो हम उनको जिंदा, देखो हर एक सीड जिंदा नहीं हो सकता। आप अगर बहुत पुराने एंशिएंट सिविलाइजेशन में जाकर, जो इंसान पहले मटकों वगैरह के अंदर अपने सीड्स को स्टोर करते थे, अब वहां से सीड को निकाल कर लेकर आओगे और आप कहोगे कि ये अलाइव है सीड, ये जिंदा है, तो वो जिंदा नहीं होंगे, वो मर चुके होंगे। सीड जो है उनको आप जिंदा तभी बोलोगे एज लॉन्ग एज दे आर वाइबल। अब वाइबल का क्या मतलब है, अगर वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो अंकुरित नहीं हो पा रहे, आपने एक बीजा डाला, आपने इनफ पेशेंस के साथ वेट करा, आपने उसको बहुत अच्छे से वाटर दिया, सनलाइट दिखवाई, टेम्परेचर के अंदर रखा, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से राइट हैं, बैलेंस्ड हैं, फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो समझ जाओ वो जो सीड है वो वाइबल नहीं है, वो मर चुका है। एक सीड को आप अलाइव तभी कहोगे जब वो जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो। अदरवाइज अगर कोई सीड अगर डैमेज्ड है या बहुत पुराना हो चुका है तो वो सीड मर जाते हैं। और कैसे आप उस चीज को प्रूव करोगे, क्योंकि वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, ठीक है। तो डायग्राम ये मैंने CO2 का इसके साथ इसलिए लगा रखा है कि जैसे अगर आपके पास कोई सीड है, आपने सीड एक मिट्टी के अंदर डाला, फेवरेबल कंडीशंस आपने उसको दी, पानी दिया, लाइट दिखाई, टेम्परेचर के अंदर रखा, उसको सही टेम्परेचर के अंदर रखा, तो वो शुरू में जैसे नॉर्मल प्लांट्स और ट्रीज जो बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं वो, कि वो CO2 को इनटेक करते हैं, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स रिलीज करते हैं, और वो बदले में छोड़ते हैं ऑक्सीजन को। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये जो प्लांट अभी अभी बनने के लिए रेडी होगा, जब जर्मिनेट होगा ये सीड, तो ये रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। ये जो सैपलिंग है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन जानते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या जो सीड्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सच में छोड़ते हैं इंसानों की तरह? इंसान छोड़ते हैं ना CO2 को, तो प्लांट्स जो हैं वो तो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ट्रीज जो हैं वो भी ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो सीड्स क्या सच में CO2 को छोड़ रहे हैं? तो इसका आंसर है यस। जो सीड्स अभी अभी जर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब अंकुरित हो रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं मिट्टी से, धीरे धीरे करके उनका जो कवच है वो टूट रहा है, उनके अंदर से हरी हरी जो पत्तियां हैं, जो डालें हैं, जो रूट्स हैं, वो थोड़ी थोड़ी करके, छोटी छोटी करके बाहर निकल रही हैं, तो वो रिलीज करते हैं उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जब वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, ताकि वो एनर्जी को जनरेट कर सके। और एनर्जी को जनरेट उनको क्यों करना है? फॉर ग्रोथ, धीरे धीरे करके, क्योंकि वो ग्रो करेंगे, सैपलिंग बनेंगे, प्लांट्स बनेंगे, फिर ट्रीज बनने की भी पोटेंशियल उनके अंदर हो सकती है।
अब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तो इंसानों के अंदर भी होता है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो चीज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन को शो कर रहे हैं, यानी कि ये स्टोर्ड फूड जो इनके अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट्स ट्रीज वगैरह के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है दोस्तों, हम उसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्प्राउटिंग सीड्स है, जो अभी सीड जो अंकुरित हो रहा है, जो जिसका कवच टूट के वो स्प्राउटिंग फेज से बाहर निकल रहा है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, वो जिंदा तो है, सीड जिंदा है, तो उसके अंदर से जो कवच टूटकर जो बाहर जो चीज निकलेगी वो भी जिंदा है। लेकिन अभी तक उसने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करना स्टार्ट नहीं करा है। इसलिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए उसको थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, उसको ग्रोथ जो है वो अटेन करनी पड़ेगी, उसका जो साइज है वो बड़ा होगा, तभी वो फोटोसिंथेसिस जैसी एक प्रक्रिया को, एक प्रोसेस को कैरी आउट करने के केपेबल बनेगा। जब वो सैपलिंग बन जाएगा, जब वो प्लांट बन जाएगा, जब वो ट्री बन जाएगा, तब हो पाएगी ये वाली चीज इसमें। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक हैवी प्रोसेस होता है। अब ये जो सीड अभी अभी जो स्प्राउट होकर बाहर निकला है, इसके अंदर इतनी पोटेंशियल थोड़ी ना है कि ये फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट कर सके। तो आपका आंसर ये होगा, लाइफ टाइम इसको याद रखना, क्योंकि जो एक स्प्राउटिंग सीड होता है, जो एक जर्मिनेटिंग सीड होता है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने की केपेबल नहीं होता है, ठीक है, जब वो स्प्राउट कर रहा होता है, जर्मिनेट कर रहा होता है। इसलिए उसके अंदर जो प्रोसेस है वो बिल्कुल इंसानों की तरह चल रहा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, कि इट इनटेक्स O2 एंड इट रिलीजेस CO2, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमें ये शो करता है कि जो सीड्स है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो हैं बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह, वो एनर्जी भी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन बाकी प्लांट्स और ट्रीज की तरह वो जो सीड्स हैं वो O2 को रिलीज नहीं कर रहे हैं, वो रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ। ऐसा सिर्फ कुछ हफ्तों और कुछ महीनों तक होता है। बाद में जैसे ही इनका आमना सामना फोटोसिंथेसिस से हो जाएगा, या आप ऐसा भी कह लो इनके अंदर एक कैपेबिलिटी आ जाएगी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करने की। हिंदी में ना फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो जैसे ही इनके अंदर ये वाली एक कैपेबिलिटी आ जाएगी, तब ये फिर नॉर्मल प्लांट्स और ट्रीज की तरह बिहेव करने लगेंगे कि दे विल इनटेक CO2। फिर CO2 जो है वो इनके अंदर जाएगा और बदले में ये रिलीज करेंगे O2। लेकिन जब तक ये सीड्स होते हैं तब तक ये कैसे बिहेव करते हैं, दे इनटेक O2 और रिलीज करते हैं CO2 को, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब रेस्पिरेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जर्मिनेशन के फेज में सीड जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं इंसानों की तरह और रिलीज करते हैं CO2 को। इसका आंसर आप क्या दोगे? अब आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ ले तो, या आपके मन में अगर क्यूरियोसिटी आए, क्योंकि अभी तक इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इनके अंदर, ठीक है। नो फोटोसिंथेसिस मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो बिकॉज दे लैक ग्रीन लीव्स, इनके अंदर हरी पत्तियां नहीं है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए ग्रीन लीव्स दोस्तों हमें चाहिए होती है, ठीक है। ग्रीन लीव्स हमें क्यों चाहिए होती है? जैसे मतलब मान लो ये हरी पत्ती है, ठीक है, मान के लो दिख ही रही है हरी पत्ती है, भले ही वो छोटा सा एक सैपलिंग है, लेकिन इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसको हम आगे चल के समझेंगे, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल को क्या पसंद होता है? क्लोरोफिल का काम ये होता है कि वो सनलाइट लवर होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक क्लोरोफिल, एक सनलाइट, ठीक है। अभी क्योंकि इस छोटे से बीज में जो आगे चलकर भले ये अंकुरित हो जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी इतनी पत्तियां नहीं है, अब पत्तियां नहीं है तो क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है तो सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो क्योंकि ये दो चीजें एब्सेंट हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने के लिए, इस वजह से जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वो
दे डू नॉट कंज्यूम CO2 until they germinating seeds do not consume CO2 जब तक ये सॉइल से बाहर नहीं निकलते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करना नहीं स्टार्ट कर देते हैं, जब तक ये सॉइल से इमर्ज नहीं होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है सिर्फ अलाइव सीड्स में हो सकती है। मैंने आपको बोला ना कि अगर आप 500 साल 5000 साल पुराने जब ह्यूमन सिविलाइजेशन चलता था वहाँ के कोई सीड्स निकाल कर लेकर आओगे और आप इस उम्मीद में बैठे रहो कि हम तो उसको राइट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, सही मिट्टी में इसको डाल रखा है, सही टेम्परेचर है, सही वातावरण है, फिर भी ये जर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो डेड सीड है। तो ये जो लाइफ या अलाइव कह लो आप, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं वही सिर्फ CO2 को छोड़ते हैं, जबकि जो डेड सीड्स होते हैं, डेड सीड कैसे, अगर आपने सीड को बॉयल भी कर दिया तब भी वो मर जाएगा। अगर आपने बीजे को बॉयल भी कर दिया गर्म पानी के अंदर तब भी वो मर जाएगा, वो एक डेड सीड बन जाएगा। उसके अंदर ये प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि एक बारी अगर आपने बीज को बॉयल कर दिया उसके अंदर से आपने वो जर्मिनेटिंग होने की कैपेबिलिटी को ही खत्म कर दिया, वही मार डाली आपने। ठीक है, ये वाली चीज आप याद रखना। उसके बाद एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव, जैसा कि हमने इस लेक्चर के शुरुआत में डिस्कस करा था कि कौन कौन से एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जिंदा है या मरी हुई है। ठीक है, अब हमने अभी तक कुछ स्टेजेस के बारे में जैसे पढ़ा सीड्स को लेकर कि वो कैसे सैपलिंग बनेंगे, जर्मिनेट होंगे, स्प्राउट होगा उनके अंदर, वो सैपलिंग बनेंगे, फिर वो प्लांट्स बनेंगे, फिर वो ट्रीज बनेंगे। तो मान लो कि कोई एक सीड था, वो अलग अलग स्टेजेस से पास आउट होकर धीरे धीरे करके वो ग्रोथ को अटेन कर रहा है। ठीक है, तो ग्रोथ जैसा कि मैंने आपको बोला था एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर है, कि जैसे जब मैंने आपसे पूछा था ना कि आप प्लांट्स को कैसे कहोगे कि वो जिंदा है मरे हुए हैं, तो हमने जो उस डायग्राम में देखा था कि एक तो जो हमारी थ्योरी फेल हो गई थी कि ग्रीन लीव्स को देखते हुए या ग्रीन प्लांट्स को देखते हुए, तो कुछ प्लांट्स हमने देखा कि जिनकी पत्तियां ग्रीन नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। तो हमारा फिर दूसरा आंसर ये था कि उनकी ग्रोथ को देखते हुए कि अगर उनका जो साइज है वो धीरे 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 करके ऐसे करके बढ़ता चला जा रहा है तो आप कहोगे कि हाँ वो जिंदा है। ठीक है, इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पर हम प्लांट्स को जिंदा कह सकते हैं? क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे यहाँ पर एक बैम्बू प्लांट का और बैम्बू सीड्स का मैंने एक डायग्राम लगाया हुआ है। बैम्बू सीड्स को जब आप मिट्टी में डालते हो, सही मिट्टी में जहाँ पर बैम्बू का प्लांट जो है, जो सीड है वो जर्मिनेट होने के बाद वो प्लांट बन सकता है और फिर बाद में ट्री बन सकता है। बैम्बू के सीड्स को बहुत ही ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स, अदर ट्रीज, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है एक छोटा सा पौधा बनने के लिए। वो एक्चुअली क्या है, ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर अपनी पहले जो जड़ें हैं वो गहरी कर रहा होता है। ठीक है, जो उसका सीड है जर्मिनेट करना जब वो शुरू करता है तो वो नीचे की तरफ पहले अपनी जो जड़ें हैं उसको मजबूत कर रहा होता है। जितना नीचे गहराई से मिट्टी में जाकर वो फैला सकते हैं उसको फैलाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि जैसे ही वो मिट्टी से बाहर आएगा, अपनी गर्दन ऊपर उठाएगा मिट्टी से, जैसे मतलब मान लो मिट्टी क्लियर है, जैसे ही बैम्बू का प्लांट मिट्टी के बाहर अपनी गर्दन उठाएगा तो उसको बहुत ही कम समय लगता है, फिर वो बहुत ज़्यादा हाइट जो है वो अटेन कर लेता है। बहुत ज़्यादा टाइम तक हो सकता है, लगभग 1-1.5 साल तक तो वो बाहर ही ना निकले, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी हो रही होती हैं। तो अगर आपने उस सीड को डाला और अगर उससे प्लांट वो नहीं निकल रहा है तो आप इन सीड्स को क्या मरा हुआ कह दोगे? क्या आप इनको डेड घोषित कर दोगे? क्या बिल्कुल नहीं करोगे। तो अब सवाल ये उठता है कि हम प्लांट्स के ऊपर कैसे कमेंट करें, कैसे हम बताएं, हमारे पास एविडेंस क्या है कि उनको कहने का कि वो जिंदा है, कि वो अलाइव है। ठीक है, अब देखो जनरली जब बात प्लांट की आती है हम ना मूवमेंट को कंसिडर करते हैं, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम मूवमेंट को देखते हैं। जैसे हमने पहली स्लाइड के अंदर डॉग को भागते हुए, डॉग को सोते हुए, इंसान को चिल्लाते हुए, इंसान को सोते हुए, गाय को चारा चबाते हुए और गाय को सोते हुए देखा, तो उनके अंदर हमें मूवमेंट दिख रही थी जिसके बेसिस पर हम कह रहे थे कि वो जिंदा है। ठीक है, अब मूवमेंट जो होती है या तो वो ग्रोथ रिलेटेड हो सकती है, अगर आपको एक प्लांट ग्रो करता हुआ दिख रहा है तो आप उसको बोल दोगे वो लिविंग है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट हो या ना हो तो क्या ये सिर्फ एक कॉमन एविडेंस काफ़ी है ये कहने के लिए कि कोई भी चीज़ लिविंग है कि नॉन लिविंग है? तो देखो
कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि विजिबली ग्रो नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो बैम्बू के सीड को जब आप डालोगे तो बैम्बू के सीड्स जो हैं जब वो जर्मेंट होंगे तो वो रूट्स को फैलाएंगे। इसमें बहुत सारे महीने, बहुत सारे हफ्ते और कुछ साल भी लग सकते हैं, कभी कभार तो 5-5 साल लग जाते हैं। अब वो विजिबली आपकी आंखों के सामने आपको ग्रो करता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन वो जमीन के अंदर अपना काम कर रहा है। इनफैक्ट जब वो पौधा भी बन जाएगा, एकदम से जब वो मिट्टी के ऊपर जैसे वो आएगा, वो पौधा बना तो हो सकता है कि कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक वो उसकी हाइट इतनी रहे, और बाद में धीरे धीरे कर वो जो है वो एकदम से एक ऊंचाइयों वाली हाइट पकड़े, बहुत लंबी हाइट का हो जाए। तो आपको वो चीज हो सकता है कि एकदम से नोटिसेबल ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अलाइव है। अब अगर आप बात करो कुछ एनिमल्स की, तो एनिमल्स में मैंने आपको जैसा कि बताया, उनके पेट में डायफ्राम है, जिसकी वजह से जब वो सो भी रहे होंगे तो उनके चेस्ट में या स्टमक में मूवमेंट होगी, जैसे इंसानों में होती है सोते हुए। लेकिन अब यहां पर भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस बात की है? कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो कि सांस ले सकते हैं विदाउट विजिबल मूवमेंट। मतलब वो सांस ले रहे हैं लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा देखकर उसको कि यार ये हिल भी रहा है कि नहीं हिल रहा है, ये जिंदा है कि मरा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोकोडाइल को अगर आप देखो, उसके अंदर पेशेंस बहुत होता है। उस प्राणी के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक है वो, और सबसे ज्यादा पेशेंस भी है। एक जगह पर बिल्कुल टिका रहेगा, आपको ऐसा लगे क्योंकि कोई पत्थर रखा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई पानी के अंदर कोई हलचल नहीं, वहीं पर एक जगह पर जब तक उसका टारगेट, उसका निशाना उसको ना मिल जाए, वो एक जगह पर पेशेंस के साथ बैठा रहता है, कोई मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर। तो क्या अगर वो मूव नहीं कर रहा तो क्या वो सांस नहीं ले रहा है? डेफिनेटली ले रहा है। अब क्रोकोडाइल एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट एग्जांपल है इस चीज को समझने का कि कुछ ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं लेकिन उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई विजिबल मूवमेंट नहीं होती है। तो सिर्फ अगर हम विजिबल मूवमेंट के क्राइटेरिया को यूज करेंगे एज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कि अगर हमें ये देखना है कि कोई भी चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है तो वो मूव करनी चाहिए, तो ये चीज इनफ नहीं है। ये चीज इनफ नहीं है। क्यों नहीं है इनफ? इसको और प्रूव करते अच्छे से। अब कुछ जो एनिमल्स हैं दे कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। अब जैसे कैट है, मैंने आपको अभी चीची दिखाई, मेरी जो कैट है चीची, जब वो सो रही होती है उसका पेट मूव कर रहा होता है जैसे हम इंसानों का मूव कर रहा होता है, तो मुझे देखकर उसको पता लग जाता है कि हाँ जो चीची है वो आराम से अपने बास्केट के अंदर या जहाँ पर भी वो लेटी होती है सोफे वगैरह के ऊपर या बेड के ऊपर, तो उसका पेट मूव कर रहा है तो वो आराम से सो रही है, शी इज़ नॉट डेड, ठीक है। तो कैट के अंदर, या जैसे हमने गाय भैंसों के अंदर, शीप के अंदर ये देखा था, इंसानों के अंदर उनका चेस्ट और पेट का रीजन मूव कर रहा होता है, फूल रहा होता है ना, वो एक्सपेंड हो रहा होता है, कंप्रेस हो रहा होता है, तो हम उसके बेसिस पे कह देते हैं कि ये वो जिंदा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं विदाउट विजिबल बॉडी मूवमेंट। जैसे उनके अंदर बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ब्रीदिंग के टाइम पर ना ही चेस्ट उनका एक्सपेंड होता है और ना ही किसी भी प्रकार का मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। जैसे इंसानों वगैरह के अंदर या बिल्लियों के अंदर उनका जो चेस्ट का रीजन होता है, जो स्टमक का रीजन जो होता है, वो बेसिकली मूव कर रहा होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो इनमें नहीं होता वो। अब ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि ब्रीथ कर पाते हैं विदाउट एनी चेस्ट एक्सपेंशन या विजिबल मूवमेंट? तो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं वो स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्थवॉर्म्स, ठीक है। कुछ एनिमल्स हैं जिनका रिजिड बॉडी स्ट्रक्चर है, मतलब टाइट है उनका बॉडी स्ट्रक्चर, कवच सा बना हुआ है उनके ऊपर, वो टाइट है उनकी स्किन ऊपर की, है ना। तो जैसे टर्टल्स हैं और क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है। तो इनका एक रिजिड बॉडी स्ट्रक्चर है, देखो ये टर्टल और ये क्रोकोडाइल, है ना। इनके अंदर क्या है, जैसे हमारे स्टमक के अंदर जो डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम एक ऐसी शेप का एक हमारे पेट के अंदर एक ऑर्गन होता है, तो वो एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रीथिंग के टाइम पर चेस्ट की मूवमेंट हो रही होती है। इनके अंदर डायफ्राम जो होता है वो लैक होता है, ना टर्टल्स के अंदर डायफ्राम होता है ना क्रोकोडाइल्स के अंदर डायफ्राम होता है। और कुछ एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स के, जैसे फिशेस के। फिशेस जो है वो कैसे ब्रीथ करती हैं? थ्रू देयर गिल या गिल स्लिट्स, जिसको आप बोल सकते हो, है ना। फिशेस पानी के अंदर ऑक्सीजन को लेती हैं। अब पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको हम डिजोल्व ऑक्सीजन कहते हैं, तो वो अपने गिल स्लिट्स के थ्रू जो है ब्रीदिंग को शो करती है, और वो नोटिसेबल नहीं है हमें। और कुछ जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर एक लेडी बग है,
ठीक है। तो उनके अंदर एक स्पेशलिस्ट ट्यूब्स होते हैं, उसके थ्रू ये ब्रीदिंग मैकेनिज्म को अपने शो करते हैं। तो जैसे हम एक एक करके अगर इनकी कैटेगराइजेशन के बारे में जाने, अर्थवॉर्म्स के बारे में जैसे हम जाने, अर्थवॉर्म्स जो हैं उनके अंदर एक थिन और मॉइस्ट, जैसे चिपचिपी सी, अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो या आपने अर्थवॉर्म को देखा भी होगा, इसको हम फार्मर का फ्रेंड कहते हैं, बिकॉज खेतों वगैरह के अंदर सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं अर्थवॉर्म्स, है ना। उसको बेसिकली कह के, अगर कोई मिट्टी का गट्ठा बना हुआ है ना, तो उसके अंदर जा जाके उसको तोड़ने का, उसका बेसिकली चूरा बनाने का काम करते हैं। तो खेती बाड़ी में बेसिकली क्या है कि न्यूट्रिएंट्स अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए इनको फार्मर्स का फ्रेंड बोला जाता है। तो इनकी थिन मॉइस्ट स्किन होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है इनकी स्किन के अंदर, लेकिन कोई भी विजिबल रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स नहीं होती। मतलब वो आप देख नहीं सकते कि सांस ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर केचुआ किसी एक जगह पर पड़ा हुआ है ना, बारिश के दिनों में भी गांव वगैरह के अंदर ये निकल आते हैं केचुए, लेकिन आप उनके अंदर ब्रीदिंग की मूवमेंट को कैच नहीं कर सकते। फिर हैं टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स। टर्टल्स और क्रोकोडाइल्स के अंदर उनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, इनके बोनी शेल्स हैं, ठीक है। मगरमच्छ का भी अगर आप देखो शेल बोनी होता है, टाइट है एकदम। टर्टल्स के साथ भी यही है ना, कि टाइट सा इसका ऊपर एक शेल बना हुआ है। अब ये जो बोनी शेल्स है स्पेशली टर्टल के ऊपर, इसको एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं कारपेस। ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए लिखा हुआ है, कारपेस कहते हैं। और इनके अंदर, जैसा कि अभी आपने प्रीवियस स्लाइड पर देखा, इनके अंदर जैसा इंसानों में होता है, बाकी जानवरों में होता है कि जो चेस्ट की मूवमेंट शो हो रही होती है ब्रीदिंग के टाइम पर, वो नहीं होती है, बिकॉज दे लैक डायफ्राम, ठीक है। तो इनके अंदर भी हमें कोई चेस्ट मूवमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलती है जब ये सांस ले रहे होते हैं, ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। फिर एम्फीबियंस। दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक बारी जरा मुझे बताओ कि आप एम्फीबियन टर्म से क्या समझते हो, कौन से जानवरों को हम एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस जैसे एडल्ट फ्रॉग्स या फिर टोड्स, ठीक है। दूसरा टास्क आपका ये है, कमेंट करके ये बताओ, मैंने फ्रॉग्स / टोड्स लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब बेसिकली मेढक। लेकिन अगर यहां पर 2 वर्ड्स का इस्तेमाल हो रखा है, फ्रॉग्स और टोड्स, तो कुछ डिफरेंस होता है क्या? तो एक बारी कमेंट करके मेरे को बताना कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग्स एंड टोड्स, और अगर हैं तो वो क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को इनिशिएट करते हैं। जब एनिमल्स स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को इनिशिएट करते हैं, खाल के थ्रू, जैसे हमारी ये त्वचा होती है ना, ये जो खाल है, ठीक है, इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। स्किन के थ्रू जब रेस्पिरेशन हो रही होती है, ये स्किन के थ्रू सांस को ले रहे होते हैं, सांस को छोड़ रहे होते हैं, ऐसी रेस्पिरेशन को हम बायोलॉजी में एक टर्म से पुकारते हैं, बुलाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। इनके पास लंग्स भी होते हैं विच अलाउज देम टू ब्रीथ विदाउट ड्रामेटिक बॉडी मूवमेंट्स। ड्रामेटिक बॉडी मूवमेंट्स का मतलब ये है कि विजिबल बॉडी मूवमेंट्स, मतलब वो आपको दिख नहीं रही होती है, ठीक है। उसके बाद इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच और ग्रासहॉपर। तो कॉकरोच और ग्रासहॉपर में क्या होता है, ये टाइनी ट्यूब्स का, छोटे छोटे ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया बेसिकली क्या है कि छोटे छोटे ना बेसिकली ट्यूब्स है, ये होल्स है एक तरीके से ना। यहां पर तो आपको दिखेगा नहीं, मतलब एक तरीके से ऐसे ऐसे आप इनको ट्यूब्स मान लो, ये इस तरीके के ट्यूब्स हैं, या फिर कभी कभार इस प्रकार के गड्ढे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे। यहां पर क्या होता है, जो एयर है, आसपास जो एयर है, डायरेक्टली इनकी बॉडी में एंटर करती है थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स, जिनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं। यानी कि जो गड्ढे हैं, ये जो छोटे छोटे ट्यूब्स हैं, इनको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स, ठीक है। इसके थ्रू हवा एंटर करती है इनके अंदर, जो ऑक्सीजन है वो एंटर करता है, और कोई चेस्ट की मूवमेंट आपको, किसी भी प्रकार की चेस्ट की मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलती है इनके अंदर। और फिर अगर हम फिशेस की बात करें, ठीक है, मछलियों की बात करें, तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, मछली ऑक्सीजन को इनटेक करती है, लेकिन पानी के अंदर जैसा कि हम जानते हैं, एयर तो, अब पानी तो पानी है, पानी हवा तो है नहीं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हवा में जैसे फ्री फ्लोटिंग सिचुएशन के अंदर होते हैं,
पानी के अंदर भी फ्लोट कर रहे होते हैं, लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो डिजोल्व होता है क्योंकि वो लिक्विड है ना। तो यहां पर पानी के अंदर जो ये डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, जो ये डिजोल्व O2 होता है, उसको एब्जॉर्ब करती हैं फिशेस, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपनी ब्रीदिंग को कैरी आउट करती है फ्रॉम द वाटर थ्रू गिल लैमेले, थ्रू गिल लैमेले। इनके गिल्स का बेसिकली एक पार्ट है गिल लैमेले, जिसके थ्रू वो क्या करती है कि पूरा का पूरा पानी उनके अंदर एंटर नहीं करता, वरना तो उनका शरीर फूल जाएगा। सिर्फ जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको इनटेक करती है फिशेस, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको लेक्चर मजेदार लगा होगा, अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब पार्ट 2 में हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। ख्याल रखना अपना।